हेलो फ्रेंड्स, चलो आज ज्योग्राफी का असाइनमेंट करवा देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ बच्चों, आप लोग पूछते रहते हो कौन सा नया वीडियो आया, कौन सा नया वीडियो आया। उसके लिए आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, तभी तो पता चलेगा आपको कौन सी वीडियो आई है। ठीक है, चल अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलवासी एवं वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जलवासी पशुपालन पुरानी दुनिया तक ही सीमित है, जबकि वाणिज्य पशुपालन नई दुनिया में प्रचलित है। जलवासी पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग है। दक्षिण पश्चिम मध्य एशिया, यूरोपीय में टुंड्रा प्रदेश एवं दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जलवासी पशुपालन किया जाता है। वैसे ही वाणिज्य पशुपालन, इसका प्रभाव उत्तरी अमेरिका के प्रेथरी, दक्षिण अमेरिका के पन्यास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन तथा न्यूजीलैंड के घास स्थल है। जलवासी पशुपालन चारों ओर तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पूरे घूमते रहते हैं। वाणिज्य पशुपालन एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में किया जाता है और उनके चारों ओर की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती और वाणिज्यिक पद्धति में पशुओं को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। जलवासी पशुपालन एक ही समय विभिन्न प्रकार पशु रखते हैं। वाणिज्य पशुपालन पालक उसी विशेष पशु को पालते हैं जिसके लिए क्षेत्र अनुकूल होता है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्रों के नाम बतलाते हुए इनकी विशेषता बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के उष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, जहां एक व्यापारिक फसल जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कहवा, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला व अनानास फसलें लगाई जाती है। इसके निम्न विशेषताएं हैं। इस कृषि को यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधिक उष्ण कटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया था। इसमें बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है। कुछ बागान तो हमारे हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन तथा तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। सहजता, कुशलता, श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है, जबकि तकनीकी सहायता एवं कुशल श्रम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, बागानों को कारखानों तथा बाजार के साथ जोड़ने के लिए कुशल एवं सस्ते परिवहन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पणी कीजिए छोटे पैमाने के उद्योग और फिर बड़े पैमाने के उद्योग। चलिए देखते हैं इसका आंसर। छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग, यह कुटीर उद्योग का विस्तृत रूप है। इसका जन्म कुशल शिल्पकारों के अलग अलग संगठनों के बनने से हुआ है। पहले उसमें काम हाथों से किया जाता, परंतु अब मशीनों का प्रयोग होने लगा। उसमें कम पूंजी, कम मशीनों तथा कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल दूर स्थित प्रदेशों से मंगवाया जाता है और निर्मित वस्तुएं भी व्यापारियों के माध्यम से दूर स्थित प्रदेश में बेची जाती है। लघु उद्योग विकासशील देशों की घनी जनसंख्या को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कपड़े, कागज और सामान, खिलौने, मिल के बर्तन, फर्नीचर तथा इलेक्ट्रॉनिक का सामान, धातु के बर्तन, तेल निकालने के उद्योग, चमड़े का सामान बनाने के उद्योग, लघु उद्योग का उद्देश्य उदाहरण यही है। बड़े पैमाने में उद्योग,
इन उद्योगों में उत्पादन बड़ी मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर होता है। इस प्रकार उद्योग का विकास 200 वर्षों में हुआ है। उसके निम्न विशेषताएं हैं। उनमें कई प्रकार का कच्चा माल प्रयोग होता है जो दूर दूर से मंगवाया जाता है। इनमें अधिक मात्रा में चालक शक्ति की आवश्यकता होती है। इनमें अधिक मात्रा में पूंजी लगती है। अधिक संख्या में रास्ते एवं सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। कुछ कारखानों में हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। उसमें अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्माण होता है। उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न 4, मानव भूगोल की परिभाषा बताते हुए इनमें विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मानववादी काल से ही प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। आज भी मानव के लिए प्रकृति माता स्वरूप है। मनुष्य अपने विकास में आदिकाल से ही प्रकृति को अपना गुरु, मार्गदर्शक और संरक्षक मानता रहा है। जब मानव प्रकृति के संरक्षण में रहकर कार्य किया तो उसका अवस्था को भूगोल में नियतिवाद के नाम से संबोधित किया गया। नीतिवाद विचारधारा की मान्यता यह है कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। उस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। पर्यावरणीय कारक मानव के आचरण, निर्णय क्षमता तथा जीवन पद्धति को निश्चित करते हुए प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव तुच्छ होता है। अतः वह मूक बना इन्हें झेलता रहता है। इस विचारधारा के प्रवर्तकों में हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रैबो, हेरोडोटस, जीन, बोर्दिन, मोंटेस्क्यू, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, हैकेल, बकल, रेड्जोल तथा सैमुअल थे। कुमारी सैमुअल ने मानव को अपने पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील बताया है। मानव मोम या प्लास्टिक के पुतले के समान है जिस पर वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है तथा वह उसी भांति अपने को ढाल लेता है। उनका कथन यह है कि मनुष्य भूतल की उपज्ञ है। इतना ही नहीं, वह पृथ्वी का बच्चा है। उनकी धूल का सर्व है। पृथ्वी ने उसे जन्म दिया है, उनका पालन पोषण किया है तो कार्य व दिशा प्रदान किए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इनके विषय में क्षेत्र का वर्णन कीजिए। कुवीसी सैमुअल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। भूगोल के विषय क्षेत्र मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव के वितरण तथा उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की यह महत्वपूर्ण शाखा भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, उनकी परस्पर क्रिया द्वारा करता है। भौतिक पर्यावरण के मूल तत्व भू आकृतियाँ, मुद्राएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति है। गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों, जाल, उद्योग, रेत के बंदरगाह, दैनिक उद्योग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति में अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। मानव ने बड़े पैमाने पर भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाला है और साथ ही भौतिक पर्यावरण द्वारा निश्चित सीमाओं के अनुसार अपने आप को ढाला है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।